ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट में से एक था। यह प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि 75 साइंटिस्ट के अलावा उस समय के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को भी कुछ नहीं बताया गया था। हम ऐसे समय में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लग रहे थे जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस, भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था। सन 74 आते आते तक हम 3 बड़ी वॉर लड़ चुके थे, जिसमें से एक बार हम बुरी तरह से हारे थे और पड़ोसी चाइना अपना न्यूक्लियर बम बना चुका था। अमेरिका न्यूक्लियर पावर को अपने तक सीमित रखना चाहता था, इसीलिए उसने 100 अलग अलग तरह की ट्रीटी बना दी थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, ना केवल बनाना, इवन उसका सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट कराना कोई चमत्कार से कम नहीं था। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक ओमकार। समझते हैं आज भारत के पहले न्यूक्लियर बम की कहानी, भारत के न्यूक्लियर राष्ट्र बनने की कहानी। अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करके जरूर जाना इस चैनल को। I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. चैप्टर 1, हमें न्यूक्लियर बम आखिर चाहिए क्यों? देखो, इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हो गया, लेकिन किन शर्तों पे आज़ाद हुआ? 200 साल से भी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने भारत पे हुकूमत करी और भारत पे जहाँ उनको फ़ायदा दिखा वहाँ उन्होंने डेवलपमेंट किया और जहाँ उनको प्रॉफिट नहीं दिखा कुछ नहीं किया उन्होंने। इसीलिए भारत की साक्षरता दर जब देश आज़ाद हुआ तब मात्र 18% थी और 1.8 बिलियन यूएस डॉलर के साथ भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व भरा पड़ा हुआ था। भारत की स्थिति इतनी बदतर थी कि हम हमारे देशवासियों के लिए अनाज तक नहीं उगा पा रहे थे। हमको मोटा अनाज भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। अमेरिका हमको सूअरों को खिलाने वाला अनाज बेचा करता था। ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट पे काम करना अपने आप में बड़ा ही मुश्किल काम था। आप समझिए, कुछ दशकों पहले आज़ाद हुआ देश 3 बड़ी वॉर लड़ चुका है। 3 बड़ी वॉर। नेहरू जी ने बहुत नारा दिया, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हमारे बहुत सारी ज़मीन को छीन लिया और हमारे सैनिकों को मार दिया। नारा तो गया तेल लेने, साथ में नेहरू जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी असेंबली की परमानेंट सीट भी चाइना को दिलवा दी। मतलब हमारे हाथ से रोटी भी गई और तवे की रोटी भी गई, ऐसा समझ लीजिए आप तो। जैसे ही 1962 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, उसका फ़ायदा देखा पाकिस्तान ने कि भाई इंडिया अब कमज़ोर हो गया, हम भी अटैक कर देते हैं। सेम अटैक 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। हालांकि हमने उस वॉर में पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 1971 में प्लानिंग बना के अटैक किया भारत के ऊपर। और वो ऐतिहासिक लड़ाई भारत ने लड़ी है कि पूरी दुनिया ने इंडियन आर्मी की शौर्य को देखा है। 72,000 सैनिकों को घुटने टेक के सरेंडर करवाया था हमने। वो तस्वीर आज भी देख के दिल गदगद हो जाता है। उस वॉर का नाम है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बनाया था। ऐसी स्थिति में जब हम दुनिया की तरफ देखते थे तो 2 हमको पड़ोसी सबसे पहले दिखते थे, दोनों ही निहत्ते कमीने, हरामी। इसीलिए उनको डराने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट होना बहुत आवश्यक था। अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर आ जाती उस समय तो इन देशों की हिम्मत नहीं होती हमारे ऊपर आग उठाने की या वॉर लड़ने की। ये लोग 10 बार सोचते भारत से वॉर लड़ने के लिए। चैप्टर 2, जियोपॉलिटिक्स। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े। जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब फटे हैं वैसे ही पूरी दुनिया ने इसकी ताकत को देखा। पल भर में एक हंसता खेलता शहर शमशान में तब्दील हो गया। आने वाले कुछ वर्षों तक, इवन दशकों तक के उस ज़मीन पे कुछ नहीं उगने वाला, पूरी ज़मीन बंजर हो गई। लाखों लोग पल भर में ढेर हो गए। जब इस ताकत को पूरी दुनिया ने देखा तो दुनिया डरी। गलत हुआ, लेकिन दुनिया के मन में खलबली भी छूटी कि ये बम तो अपने को भी चाहिए। एक होड़ सी लग गई पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बम बनाने की। 1945 में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक नई वॉर स्टार्ट हुई। वो थी टेक्नोलॉजी की वॉर, वेपन डेवलपमेंट की वॉर, जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान 25 दिसंबर 1946 को सोवियत ने अपना पहला ग्रेफाइट स्ट्रक्चर वाला एटॉमिक बम उसे ब्लास्ट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये टेस्ट सफल नहीं हो पाया, क्योंकि किताबों में दिया गया सिद्धांत है प्लूटोनियम आइसोटोप का यूज करना है हाईली रेडियो एक्टिव यूरेनियम की चेन रिएक्शन स्टार्ट करवाने में। एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उसके बाद खुद न्यूट्रॉन और एनर्जी दोनों निकलेंगे और चेन रिएक्शन बहुत बड़े स्तर पे चलेगी।
लेकिन इसको एक्चुअल लाइफ में करवा पाना बड़ा ही मुश्किल है। 1970 आते आते तक अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना ने भी अपने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिए और ये लोग भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए। न्यूक्लियर पावर पर पूरी दुनिया से अमेरिका का कंट्रोल छूटता सा जा रहा था, इसलिए अमेरिका ने 1965 से 68 के बीच में एक ट्रीटी पूरी दुनिया से साइन करवाने की सोची। एक झुनझुना दिखाया दुनिया को कि न्यूक्लियर बम तो ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसका उपयोग तो केवल साइंस, रिसर्च और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। खुद न्यूक्लियर बम बना के बैठा था। इवन ये हालत थी 1970 तक के अमेरिका के पास 65 अलग अलग प्रकार के 70,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बम थे, लेकिन वो दुनिया को क्या बोल रहा था, न्यूक्लियर बम खतरनाक है, आप त्याग दो। और एक ट्रीटी साइन हुई 1 जनवरी 1968 से पहले। जिन कंट्रियों ने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिए उन कंट्री को न्यूक्लियर पावर कंट्री मान लिया गया, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं करे उनको कभी अमेरिका ने न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं माना। और इस ट्रीटी का नाम है एनटीपी ट्रीटी, द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कॉमनली नोन एज द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और एनपीटी। ये ट्रीटी ओपन फॉर साइन था, लगभग विश्व के हर देश ने इस पर साइन कर दिया, कुछ देशों ने नहीं करा। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ये ऐसे देश ने साइन किया ही नहीं। इस ट्रीटी को अगर आप खोल के पढ़ोगे तो इसके अंदर 100 प्रकार की अलग अलग और भी ट्रीटी हैं कि कोई देश अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रन नहीं करेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो यूरेनियम, प्लूटोनियम उसको चाहिए, जितनी बेहतर क्वालिटी के चाहिए वो खरीद ही नहीं सकता। जिन देशों में इवन ये पाए जाते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, वो देश भी किसी भी कंट्री को ये मटेरियल नहीं बेच सकते। तो ये ट्रीटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, इतनी कॉम्प्लेक्स थी कोई भी छोटा देश अमेरिका के सहायता के बिना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर ही नहीं सकता था, ना उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता था। इवन भारत के पास भी यही सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल नहीं थे, क्योंकि हमारे देश में यूरेनियम, प्लूटोनियम पाया ही नहीं जाता, और जो पाया जाता भी है वो उतनी बेहतर क्वालिटी का नहीं था। इसीलिए तो हमारे देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि हमारे पास ना तो न्यूक्लियर फ्यूल था, ना टेक्नोलॉजी, ना रिसर्च, ना उतना अच्छा भारत का एजुकेशन था, लेकिन फिर भी हमने न्यूक्लियर बम बना लिया, क्योंकि वी आर इंडियंस। जुगाड़ नाम की भी चीज़ होती है। और हाँ, हमारे साइंटिस्ट, सैल्यूट है सभी को जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया। आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। अब चलते हैं हम चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3, द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। 18 मई सन 1974 सुबह 8:05 हो रहे थे। प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफिस में एक कॉल आता है। कॉल के दूसरी तरफ थे राजा रमन्ना, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे। एक कोड वर्ड कहते हैं वो, बुद्धा इज स्माइलिंग। इस कोड वर्ड का मतलब था भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट सफलतापूर्वक कंडक्ट कर लिया है, हम सफल हुए हैं। और इसी के साथ भारत दुनिया में पहला ऐसा देश बना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी असेंबली के परमानेंट मेंबर के अलावा जिसके पास एक न्यूक्लियर बम था। इस ब्लास्ट के बाद ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिक्लेयर किया था कि ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने केवल शांति उद्देश्य के लिए किया है। कैसे बिना न्यूक्लियर फ्यूल के भारत ने एक न्यूक्लियर बम बना दिया। लाल बहादुर शास्त्री जो एक गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वो परमाणु बम बनाने का समर्थन कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने क्यों सीक्रेटली इस मिशन में लाखों $US फंसाए। आखिर क्यों विक्रम साराभाई जैसे ग्रेट साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बम से जुड़े रिसर्च पेपर जला दिए। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।